अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे लव लेटर कह दूं या ना कहूं। लव लेटर कहने से लव की तौहीन है। अच्छा, खान साहब का, ओ अच्छा, मैं समझ जजेस का, यहाँ लव लेटर चल रहे हैं ना, जजेस भी लिख रहे हैं, जजेस को लिख रहे हैं, खान साहब आर्मी चीफ को लिख रहे हैं, उस आर्मी चीफ को जिसको कुछ दिन पहले तक 2-4 दिन पहले तक जनरल यहिया से तशबीह देते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। अब पता नहीं ख़त में है क्या क्या, उसके ख़त तो सामने नहीं आया, लेकिन आपके पास उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। मैं चाहूँगी पहले वो आप हमारे साथ शेयर कर दें कि ख़त लिखा क्या है, क्या लिखा है उसके अंदर, क्या चीज़ें कही हैं। देखिए, ख़त में ये उन्होंने बाद में डिकोड कर लेंगे। ख़त में खान साहब ने ये कहा है उसमें कि जो पहले तो फैसल चौधरी जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि ख़त लिख दिया आर्मी चीफ को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ है वो ठीक नहीं है और उसकी वजह से कौम उनके पीछे नहीं है। लेकिन जो हमें तफसीलात मालूम हुई उसमें उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए हैं खान साहब ने ख़त में, जो उन्होंने खुद ये डिस्क्लोज़ किए हैं आज अदालत में सहाफ़ियों को। और उसमें उन्होंने पहला पॉइंट ये कहा है कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर हूँ और मैं इस हैसियत में आपको ये ख़त लिख रहा हूँ, वो ज़रूरी भी है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो गलत हुआ था, वो फ्रॉड था और आप उसके नतीजे में NRO ज़दा इन लोगों को ले आए इक़्तिदार में वगैरह वगैरह वगैरह, और ये सारा उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सबसे बड़ी जो अवाम की नफ़रत है फ़ौज के ख़िलाफ़ वो इस वजह से है, और फ़ौज जो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दे रही है उसके पीछे अवाम नहीं है, तो उसकी वजह ये है। सही है, ठीक है, मैं इस पे तबसरा कर लूँ, पहले उनके पॉइंट्स दे दूँ, सारे पॉइंट्स दे देते ठीक है। पॉइंट दूसरा पॉइंट उनका है 26वीं तरमीम के बारे में कि ये लाई गई है अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा पॉइंट उनका ये है, और उसमें ये कहा कि इसकी वजह से फिर इंसानी हकूक़ के जो केसेस हैं उनको नहीं सुना जा रहा, हमारे केसेस को नहीं सुना जा रहा। तीसरा पॉइंट उनका है पीका कानून, अदलिया की आज़ादी, सियासी आज़ादी पे बात की, अदलिया की आज़ादी पे बात, ये फ़िलासफ़र हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। फिर उन्होंने मीडिया की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा कि पीका कानून जो है आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है, नेशनल मीडिया पर तो पहले ही पाबंदी थी, अब आप जो डिजिटल सोशल मीडिया है उस पर भी पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस जो है वो उसको नुकसान पहुँचेगा। चौथा उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी सियासी अक्सरियती जमात तो हम हैं, PTI है मसलन, और इस पर रियासती दहशतगर्दी हो रही है, और 26 नवंबर इस पे हुआ और ये हुआ वो सारा उन्होंने वो ठीक है दुखड़ा रोया है। पांचवी उन्होंने बात की है कि खुफिया इदारों का काम तो दहशतगर्दी को रोकना है, जासूसी करना है, लोग कहाँ छुपे हुए हैं, दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे और वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये पाँचवा। छठा उनका पॉइंट ये है कि मईशत जो है घुटनों पे है, बिल्कुल ख़राब है इसकी हालत। अब आज उन्होंने ये नहीं कहा डिफ़ॉल्ट होने वाला पाकिस्तान, पिछले 3 साल वो ये कहते रहे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो अब उन्होंने कहा मईशत घुटनों पे है, जो कि बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। तो उस सब के बाद उन्होंने फिर ये कहा है कि जनरल फैज़ का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उस पर झूठे केसेस बनाए हैं, तो उन केसेस में कुछ नहीं है, वो रिटायर हो गया था, रिटायर होने के बाद क्या कर सकता है। तो जो उन्होंने डिफेंड किया ना जनरल फैज़ को, उससे मुझे याद है गोगी को भी डिफेंड किया था खान साहब ने, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके हक में एक साबिक वज़ीर आज़म ने। तो गोगी की किस्मत है भाई, गोगी को जो लोग गोगी को जानते हैं वो इस बात पे वो वाकई कहते हैं कि गोगी बड़ी खुशकिस्मत है कि साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क के इस्लामिक उम्मा के लीडर उसके हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो दोनों हाथों से और पाँव से और हर चीज़ से यहाँ से दौलत लपेट के समेट के फ़रार हो चुकी है और बाहर रह रही है, उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा, ठीक है। ये बात भी ज़रा ध्यान इस पर कीजिएगा। तो ये खान साहब ने आज पॉइंट्स दिए हैं। अगर आप इजाज़त आपकी हो और आपको बुरा ना लगे तो मैं इस पे अपना व्यू भी दे सकता हूँ इन 6 पॉइंट्स पे। नीड माय परमिशन, लेकिन नहीं परमिशन नहीं, आपका मतलब आप परमिशन इसलिए कि भाई आप होस्ट हैं। आप कहेंगी जनजी तो ये नहीं समझती, जनजी तो समझती है महात्मा बोला है और बोला है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जनजी ये समझती है कि आप अपना ओपिनियन दें, जो आपका ओपिनियन, व्हाई नॉट। ये खान साहब के बारे में भी है, आपके बारे में सर, खान साहब के बारे में है कि नहीं है? मतलब उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, अब आप अपना ओपिनियन दे दें, उनका हक है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो एक लीडर भी हैं और उन्हें ऐसी ओपिनियन देनी चाहिए जो आज दी है तो कल उस पर लोटा ना हो जाए। एक लीडर से आप मुझसे एक्सपेक्ट करती हैं ये बात कि अब साहब ने अगर
20 साल पहले बात हाँ। की थी, कोई आज भी उसका व्यू वैसा है कि नहीं? Everybody should stand by their स्टैंड बाय principles. हिज वर्ड्स और हर Yes. वर्ड्स। Yes. लेकिन अगर कोई ना स्टैंड कर रहा हो तो क्या मैं उसको दोगलापन कहूँ, उसको डबल स्टैंडर्ड्स कहूँ, उसको मुनाफिक कहूँ, क्या कहूँ? आप बताएं। यू टर्न कह दें, यू टर्न, अच्छा यू टर्न, जो भी कह यू दें। टर्न तो अच्छे होते हैं, Why? क्योंकि आपके महात्मा जो कर लेते हैं वो यू टर्न होता है, जो दूसरा करता है वो मुनाफिक होता है। ठीक है, आपके महात्मा, रिटायर्ड जजेस के महात्मा, रिटायर्ड जनरल्स के महात्मा, एंकर्स के महात्मा, जो उनको घर ले जाएं तो ज़्यादा मुनासिब बजाय इस मुल्क पे मुसलत करने के, और जिस तरीके से किया, मैं फिर उस पर बात करूँगा कि जो उन्होंने जब यहाँ से शुरू किया है कि वो अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे याद आ रहा था कि जनरल यही कह रहे हैं कल तक मौजूदा आर्मी चीफ को, आज उन्हें ख़त लिखा है, ठीक है, उस ख़त में उन्होंने NRO मांगा है, ऐसा ही है, राइट, कंटेंट्स जो भी हो, लेकिन सवाल यही है कि खत लिखा क्यों? थैंक यू वेरी मच, आपने ये मान लिया कम से कम। तो अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि आपने सच्ची बात मानी है कि मतलब यही है कि NRO मुझे दें, तो शर्म आई? शर्म आई? नहीं आई ना? शर्म थोड़ी सी होनी चाहिए सियासतदानों में, ख़ास तौर पे जो एक राइचस स्टैंड जिसने लिया हुआ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ मैं ये। अच्छा, अब उसमें और मुझे ये याद आया, मुझे इससे ये याद आया कि जनरल बाजवा को गालियाँ निकाला करते थे जब वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, आखिरी जब इनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया तो उनको ये जलसों में गाली निकाला करते थे, उसको कहते थे ये गद्दार है, उसको कहते थे ये न्यूट्रल है, मीर जाफ़र है, मीर साद, जिन तारीख जिन लुच्चे किरदारों को गद्दार और घटिया डिक्लेयर कर चुकी है, जनरल बाजवा को वो उससे तशबीह देते थे, जो शायद गलत नहीं है और जो गलत नहीं था, इसलिए कि जनरल बाजवा वाकई ऐसा किरदार है, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक, जब तक आपके मुंह में वो निवाला नहीं डाल रहा था, आपने उसको गलत उस वक्त तो नहीं कहा, उसके फ़ौरन बाद कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप उन्हें ये कह रहे थे बाहर रात को, आप आरिफ अलवी जो उस वक्त सदर था, वो भी एक बहुत बड़ा मुनाफिक था, ये यूटर्न था, वो रात को खुफिया मुलाकातें करवाया करता था दोनों की, अपोजिशन लीडर की और आर्मी चीफ की, और उसमें आप उनको जाके NRO मांगते थे, आप कहते थे मुझे इक़्तिदार में वापस लाओ इनको निकाल के, तो ये मुनाफिकत ही, ये यूटर्न था। सुबह को जलसे में गाली, रात को ताली, क्या थी ये? यूटर्न था, मुनाफिकत थी? बताएं। यूटर्न नहीं चलें, यूटर्न कह लेता हूँ, आपकी शक्ल से लग रहा है यूटर्न ना कहें, हम मुनाफिकत कह लें। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके मुंह से नहीं निकलेगा, मुनाफिकत कह लें। नहीं मैं नहीं कहता जी, आपका दिल नहीं तोड़ना। तो पहला खत का इसका इंप्रेशन तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि ये खान साहब की आज 4:48 तक ये राय है, या आगे भी यही राय है जो उन्होंने आज कहा है कि फ़ौज और कौम को साथ चलना चाहिए और आर्मी चीफ फ़ौज नहीं होता? तो क्या वो आर्मी चीफ सिर्फ फ़ौज था जो राहिल शरीफ था, बाजवा था, वो फ़ौज से? उसको हम तनकीद करते थे तो हम पे गोलियां मारी गई, हम पे मुकदमे किए गए झूठे, हमें कहीं जॉब नहीं करने दी गई, हम गिरफ्तारियां की गई, लोगों पे झूठे केसेस बनाए गए, वो मुनाफिकत थी या क्या था? खान साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो अपनी उन गलतियों, मैं तो दोहराऊंगा इन गलतियों, मैं पॉलिटिकल करेक्ट नहीं रहना चाहता कि खान साहब पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। जुल्म हो, मैं आपको बताऊंगा जुल्म क्या होता है। ये देसी कुकड़ देसी घी में पका के खाने से ना 100 दफ़ा खाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इंसान को अल्लाह से डरते रहना चाहिए। जब आप ताकत में हो, इक़्तिदार में हो और आपका तकब्बर संभाला ना जा रहा हो और आप दूसरों पर ठट्ठे उड़ाएं। नवाज शरीफ को आज ताने देते हैं आपके, नवाज शरीफ बाहर क्यों नहीं निकलता, नवाज शरीफ खामोश क्यों है? नवाज शरीफ बहुत हसास और सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान है। वो इमरान खान के घर चल के 2 दफ़ा गया, हॉस्पिटल भी गया इसकी आदत करने, इसके घर भी गया वज़ीर-ए-आज़म होते हुए, इसको ताकि कौमी धारे में लाए, मेन धारे में लाए, मेन स्ट्रीम लाए, इस मुल्क को आगे लेके चलें। इस मुल्क के निज़ाम में मसाइल हैं, नवाज शरीफ को पता है। उसने इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाया था कि तुम आओ मेरे साथ, हम इसको बेहतर करते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हम इसको बेहतर कर रहे हैं। इस हाइब्रिड निज़ाम को, जहाँ पे चंद करप्ट जजेस और करप्ट जर्नल, करप्ट एंकर्स के साथ मिल के इस मुल्क के अवाम के वोट की ताकत को दबा देते हैं, नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ करो, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया। क्या किया इमरान खान ने उसके जवाब में? नवाज शरीफ को पता था उसकी बेगम कुलसूम नवाज की हालत क्या है। कैंसर पेशेंट जो होता है ना, उसके घर वालों को उसकी हालत का पता होता है, डॉक्टर्स बता देते हैं। ये इमरान खान को भी पता है, लेकिन अल्लाह पास दिलों पे मोहर लगा देता है। इमरान खान को अपनी माँ का गम भी नहीं बदल सका, तो उसे और किसी का गम क्या बदलेगा? नवाज शरीफ को पता था, उस दिन वो अदालत थे,
वहाँ से वो कोशिश करते रहे फ़ोन मिलाने की, नहीं मिल सका। उनको बता दिया गया था कितने दिन है आपकी अहलिया के पास, उतने। फिर उसके बाद कैंसर पेशेंट के ऑर्गन्स काम करना बारी बारी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जाता है। और डॉक्टर्स एग्जैक्ट आपको बता देते हैं कि फ़लाँ दिन तक, फ़लाँ हफ्ते तक ये आपके पेशेंट ज़िंदा रहेंगे, फिर नहीं रहेंगे। तो मियाँ साहब जेल में थे और उन्हें पता था, इस बात का एहसास था। वो जेलर के पास गए हैं, और मियाँ साहब बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई इस मौजूद, इस एग्जैक्ट इस इंसिडेंट पे, इसकी जो उनके ऊपर गुजरी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मियाँ साहब इस गम को नहीं भूल सके। वो गए जेलर के पास कि मेरी बात करवा दें आप कुलसूम नवाज से। 3 दफ़ा गए, 3 दफ़ा कहा कि मेरी बात करवा दें। उन्होंने सबसे बात की, ऊपर इजाज़त लेने की कोशिश की, उन्हें नहीं इजाज़त दी गई। मियाँ साहब मायूस होकर वापस अपने उसमें जो उनका सेल होता है उसमें चले गए। वो इस मुल्क के 3 दफ़ा उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे। न्यूक्लियर डेटोनेशन उनके दौर में हुई, मोटरवेज़ उनके दौर में बने, JF-17 थंडर उन्होंने बनाया, अल खालिद टैंक उन्होंने बनाया, इस मुल्क को एक नया ट्रांसपोर्ट का कल्चर उन्होंने दिया। ये बातें मैं करूँगा, मैं पॉलिटिकल करेक्ट नहीं रहना चाहता कि मुझे गालियाँ मारेंगे ये बेगैरत लोग, तो मैं इसलिए ये सच बोलूँगा उस शख्स को, और जो हर एक को इज्जत देता है। इन जजों और जर्नैलों को ये बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ का कसूर ये है कि वो इज्जत दे के बात करता रहा आप लोगों के साथ बिठाता था। उसने जनरल एजाज अमजद, जो जनरल बाजवा के ससुर हैं और हयात हैं, मैं वो बात करूँगा जो सच है, जो मुझे जनरल एजाज अमजद ने खुद बताई कि जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, इतनी इज्जत देता है नवाज शरीफ इंसानों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को भी, जिनकी वो तकर्रियाँ करता है उनको भी, कि उन्होंने जनरल एजाज अमजद को बुलाया कि मैं आपके दामाद को आर्मी चीफ अपॉइंट कर रहा हूँ, आप ये फ़ोन लें उनके दफ्तर से और आप अपनी बेटी को खुद इतला दें ये, क्योंकि आप बेटी के बाप हैं और मुझे पता है बेटी के बाप के लिए ये कितने फ़ख्र की बात होती है अपनी बेटी को एक अच्छी खबर उसके हस्बैंड के बारे में देना। इस हद तक वो शख्स सोचता है अगले इंसान के बारे में। तो उससे लोग मोहब्बत इसलिए करते हैं, उसकी इज़्ज़त इसलिए करते हैं, वो लिफाफे नहीं देता। तो उस इज़्ज़त देने वाले शख्स को 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म के अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, जिसको अपनी बीवी से बात करने की आपने इजाज़त नहीं दी, मरती हुई बीवी से, वो इस इंसल्ट को भुला नहीं पाएगा, वो इस दिल के गम को भुला नहीं पा रहा। ये जुल्म की बात करते हैं, ये सारे जर्नैल और जजेस, मैं सबको कहता हूं कि आप इमरान खान को इसलिए आज भी पूछते हैं कि वो आपकी बेइज्जती करता है, वो आपको गाली निकालता है, वो अपने पाले हुए किराए के टटुओं से आपको गालियां निकलवाता है, इसलिए आप उसकी इज्जत करते हैं। ये सारे एंकर्स भी, ये जर्नलिस्ट भी, ये उसके तनकीद क्यों नहीं कर पाते, ये उसके खिलाफ क्यों नहीं जाते, सच सही काम क्यों नहीं कर पाते। मैं क्यों कहता हूँ रिटायर्ड जितने बैठे हुए हैं जर्नैल और जजेस और कैंटोनमेंट में जो बैठे हैं DHA में, मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूँ। मेरे पास इसकी भी स्टोरी है। जनरल अशफाक नदीम फौत हो चुके हैं मरहूम, वो कभी बताऊंगा फिर आपको कि उनके क्या ख्यालात थे कि वो इमरान खान को क्यों लेके आए हैं। मुझे पता है क्यों लेके आए हैं। तो ये जो इनके अंदर एहसास कमतरी है ना, वो इनको इज्जत रास नहीं आने देता। कोई मैं इज्जत करूंगा ना, मुझे पता है आजकल मेरे साथ ये क्या करवा रहे हैं, आई नो इट, क्योंकि मैं इनको गाली नहीं निकालता। मैं इस मुल्क से भागता आ रही हूँ, बाहर जाके बैठ के इनको गाली नहीं निकालता। इनको बाहर बैठ के गाली निकाले इनको बड़ा अच्छा लगता है। इन्हें सिंथिया रिची यहाँ आ जाए उसको कंधों पे उठा के फिरते हैं। एक मट्टी का बेटा, मट्टी की बेटी इस मुल्क के लोगों की बात करे अपनी जुबान में, ऑक्सब्रिज एक्सेंट में, जज की तरह या किसी स्पोर्ट्समैन की तरह गोरा ना बने, तो इनको उससे कम ये इम्प्रेस नहीं होते। आपने दिस इज द प्रॉब्लम। बात तो जजेस की बात ये जो मैंने खान में तो फिलहाल तो लेटर की बात कर रहे थे ना, तो लेटर में ये जो इन्होंने लिखा है ना खान साहब ने, तो ये एक तो पहली मैंने आपको बता दिया है कि ये सोचें जिनको लिखा है कि आप इतनी जब इंटरफेरेंस करते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है। तो इस पर सोचें कि 8 फरवरी का इलेक्शन वो कह रहा है जिसको आप लेके आए
जिसने इस निज़ाम को कमज़ोर किया, जमहूरी निज़ाम को और सियासी निज़ाम को, आज वो शिकायत कर रहा है आपसे, आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है और आप खुश हो रहे होंगे, आज भी खुश हो रहे होंगे। ये तकसीम कर रहा है, ये शहीदों का नाम लेके तकसीम कर रहा है। इन्होंने शहीदों को गालियाँ निकाली, इनकी पार्टी के लोगों ने, बाहर बैठे हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है कितने करोड़ रुपये कमा रहे हैं, पीटीआई के, इमरान खान के पाले हुए, जनरल फैज़ के, बाजवा के, गफूर, आसिफ गफूर के, आसिम सलीम बाजवा के, राहिल शरीफ के, पाशा के, जहीर के पाले हुए फ़ौज को गाली निकाल रहे हैं। और मैं उन फ़ौज के लोगों पे हैरान हूँ, सर्विंग और रिटायर्ड पे, कि आपके इदारे को ये लोग गालियाँ निकालते हैं और स्टिल आप पेंशनें लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, फ़ौज के इदारे में, हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, और वो ये सब उनको आपको गालियाँ निकालते हैं, और आप आज भी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी लोग बैठे हुए, फ़ौज के अंदर भी बैठे हुए, और आप मीडिया के लोगों को उनको प्रमोट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं, फाइनेंशियली, सोशली, प्रोफेशनली, हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, उनको इस मुल्क से फ़रार करवाते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ इस मुल्क में फ़िज़ा बनाते हैं। आप क्या समझते हैं हमें? अपने आप को क्या समझते हैं आप? हमें नज़र नहीं आती ये सारी गेम? आप उनको पूरे के पूरे प्रोडक्शन हाउसेस बना के देते हैं, फिर वो चलाते हैं, आज भी चलाते हैं, जो आपके इदारे के खिलाफ इस मुल्क में एक नफरत की फिजा पैदा रोजाना करते हैं। क्या है पॉलिसी, मुझे बताएं ना ये। बट अगेन अगर हम इस पे आए तो ये जो खत है सारा, ये वही उसी का हिस्सा है, उसी नैरेटिव का। इट्स नॉट दैट, ये उसी ग्रुप को, उस ग्रोह को जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर है, जो फौज के अंदर है, और जो जुडिशरी में है, जो मीडिया में है, ये उसको ये फॉर्डर दिया गया है। हम इस पे पहले भी बात और ये डबल गेम चल रही है अभी भी। देयर आर टू ग्रुप्स, एक ग्रुप दूसरे पे तनकीद कर रहा है इस वक्त, एक ग्रुप दूसरे के ऊपर बोल रहा है, एक ग्रुप दूसरे से लड़ रहा है। एग्जैक्टली, तो ये सब नहीं होना चाहिए किसी की। शुड नॉट बी, नंबर 1 दे शुड नॉट बी एनी ग्रुप। नंबर 2, इन ग्रुप्स को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मेरे कमरे, साथ वाले कमरे में बैठा जवान शहीद हो रहा है बॉर्डर पे। मैं बताना, दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक इदारे में काम करता हूँ, मेरे साथ वाले दफ्तर में बैठा जवान शहीद हो रहा है, उसको जो गालियां निकाल रहा है, उसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं इस कमरे में बैठा हुआ। व्हाट इज दिस? मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं उसके मुंह में घी शक्कर डाल रहा हूं। व्हाट एम आई डूइंग? है कोई जवाब? रिटायर्ड से पूछता हूं, मोटे हो गए जो खा के पेंशनें, गोल्फ खेल के चर्बी कम करने की कोशिश करें, बताएं, इस सवाल का जवाब दें। ये जो शहीद हो रहे हैं, टीटीपी कर रही है, टीटीपी जो करती है उसको यहां पे कौन सपोर्ट करता है? आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। Are you talking about the entire PTI? Because they say कि not entire PTI, जो भी एलिमेंट्स है, जो खास तौर बाहर बैठे हैं, यहाँ भी लोग हैं, या मीडिया के लोग यहाँ भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज में लोग बैठे हैं, फौज के अंदर लोग बैठे हैं, दूसरे इदारों में, जुडिशरी के अंदर बैठे हैं, मीडिया के अंदर, हर जगह है, सही है, बनाए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट आज भी किया जा रहा है। क्यों?